नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी, इस खास शो के साथ जिसका नाम है हम भारत के लोग। वो शो जो भारत के लोगों की बात करेगा, यानी आपकी बात करेगा, आपके सरोकार की खबरें दिखाएगा, वो तमाम मुद्दे उठाएगा जिनको आप उठाना चाहते हैं और जिनके जरिए आप हुक्मरानों से सवाल पूछना चाहते हैं। तो बगैर लाग लपेट के आज का शो शुरू करते हैं। 3 बड़ी खबरें जिस पर आज हम फोकस करने वाले हैं, बारी बारी से आपको मैं बता देता हूं। पहली खबर, जैसा कि आपने हेडलाइन में देखा, वही वाईएसआर कांग्रेस को लेकर, जिसके चलते बहुत तगड़ा झटका दिल्ली की सरकार को लग सकता है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत हासिल हो रहा है। कैसे, वो आंकड़े भी आपको दिखाऊंगा। अब बात करेंगे आज की दूसरी बड़ी खबर पे, जिससे हम इस शो में तवज्जो डालने वाले हैं, और वो है जिस तरीके से राजस्थान में चुनावी तकरार तेज हो गई है। आज दिन भर पीएम बनाम गहलोत के साउंड बाइट्स तमाम टीवी चैनल्स पर छाए रहे। क्या कुछ हुआ, कैसी रही नोकझोंक, सियासी पारा कैसे गरमाया, उस पर भी नजर डालेंगे। और तीसरी बड़ी खबर जो कि बहुत हम और आपसे जुड़ी हुई है, जो कि चिंता में डालने वाली खबर है, और वो खबर है आखिरकार क्यों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज और आईआईएम से एससी, एसटी और ओबीसी के छात्र ड्रॉप आउट ले रहे हैं। ड्रॉप आउट रेट क्यों बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर सरकारी आंकड़े आपके सामने आज हम पेश करेंगे। तो तीनों खबरों पर बारी बारी से नजर, लेकिन इस वक्त आपको बता दूं, सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वाईएसआर कांग्रेस अब खुलकर अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो बिल आने वाला है उसमें सरकार के साथ आ गई है। हमारे पास इस वक्त ये बड़ी खबर है कि वाईएसआर कांग्रेस ने घोषणा कर दी है, एनडीटीवी के साथ एक खास बातचीत में विजय साई रेड्डी जो कि सांसद हैं, उन्होंने मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा के साथ खास बातचीत की है और इस बात को कंफर्म कर दिया है कि वाईएसआर कांग्रेस दिल्ली ऑर्डिनेंस के मामले पे सरकार के साथ वोट करेगी और साथ साथ अविश्वास प्रस्ताव पर भी वो विपक्षीय प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने वाली है। बहुत बड़ी खबर है, सीधे इस वक्त आ रही है, और ये खबर सिर्फ एनडीटीवी के पास एक्सक्लूसिव है। ये बातचीत, ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो मेरे सहयोगी हिमांशु ने किया है साई रेड्डी के साथ, जो कि नेता है वाईएसआर कांग्रेस के। क्या बातचीत हुई, क्या कहा, आखिरकार क्यों जीदा मामले पर तमाम विपक्ष के साथ ना जाकर बीजेपी का साथ दे रही है, आइए इस खास बातचीत में सुन लेते हैं। मेरे साथ विजय साई रेड्डी हैं, जो वाईएसआर कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट इज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी स्टैंड ऑन द दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल? On National Capital Delhi Ordinance Bill 2023, YSR Congress Party will support the bill that is introduced by the Government of India, central government, and the bill is very appropriate and required to be passed in the interest of the country and people of the country at large. See, the point number 1 is the Constitution has given the Delhi as a special status, of union territory, and it is not a full-fledged state, it is a quasi-state. Point number 1. So it can't be treated as full-fledged state, and it can't be compared with other full-fledged states. Point number 2, it is the capital of the country, and the interest of the people, of local people as well as the people of the country at large, have to be taken into consideration while deciding any legislation in respect of Delhi. It doesn't belong to only people of this local people, it belongs to the people of the country, Delhi. Thirdly, it is not unique or special, and there are similar practices that are going on even in the world also. For example, Washington DC, the Supreme Court judgment doesn't bar the central government or parliament in making laws insofar as Delhi services are concerned. So in keeping 239AA in mind, and also the fact that it doesn't, it is not against the Supreme Court judgment, this bill that has been introduced by the government of India is to be supported in the larger interest of the country. तो अगर हिंदी में तर्जुमा करूं तो विजय साई रेड्डी ये साफ कह रहे हैं कि दिल्ली क्योंकि एक राजधानी क्षेत्र है, यहाँ की कमांड, यहाँ की अथॉरिटी केंद्र के पास रहेगी तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे कि वॉशिंगटन डीसी में यानी अमेरिका में सिस्टम है, यानी यहाँ पर लोकल सरकार की ज़रूरत नहीं है। इसी बात पे
इस पूरे मुद्दे पर ऑर्डिनेंस का सपोर्ट करती हुई वाईएसआर कांग्रेस दिखाई दे रही है। हम क्यों कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वो आंकड़े आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। दरअसल राज्यसभा में केंद्र सरकार के पास, मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है, इसीलिए उनको बाहर की पार्टियों का समर्थन चाहिए। इंडिया गठबंधन तो इसके खिलाफ है। कैसे ये आंकड़ा पूरा होता है, 121 का ये जो जादुई फिगर है राज्यसभा की बहुमत पाने का, वो कैसे बीजेपी के खाते में आएगा, आइए आपको समझाते हैं। अभी अगर मैं बात करूं आज की तारीख में, तो एनडीए जो कि वर्तमान एनडीए जो कि बीजेपी है, उसके पास 112 सांसद हैं। इसमें अगर 9 सांसद जोड़ दिए जाएं जो कि वाईएसआर कांग्रेस के हैं, तो यह आंकड़ा 121 पर आ जाता है। यानी मिडवे मार्क जो कि बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा है, वो छू लेता है एनडीए प्लस वाईएसआर। पर इतना ही नहीं है, माना यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो और छोटी पार्टियां हैं वो भी बीजेपी के साथ जा सकती हैं, जिसमें बसपा है, मायावती की पार्टी, वो भी सपोर्ट कर सकती है। सपोर्ट नहीं करेगी तो एब्सटेन भी कर सकती है। दूसरी एक और पार्टी है जो कि माना जा रहा है वो भी सरकार के साथ जा सकती है, और वो है जेडीएस यानी कुमार स्वामी साहब की पार्टी। ये भी बीजेपी के साथ जा सकती है, जैसा कि अभी तक के इंडिकेशन मिल रहे हैं। और तीसरी एक और महत्वपूर्ण इसमें पार्टी है जो कि सिंगल मेंबर है, वो है टीडीपी की। टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस भले आंध्र प्रदेश में आमने सामने हो, लेकिन दिल्ली की राजनीति में नरेंद्र मोदी की सरकार के आसपास दिखना चाहते हैं। उनका एक सांसद है, वो भी शायद साथ में जाएगा, उन पर भी अब दबाव होगा। वाईएसआर कांग्रेस साथ में है तो हमको भी साथ जाना चाहिए। तो 124 का आंकड़ा बहुत आसानी से बीजेपी और एनडीए के खाते में दिख रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब आप क्या करोगे, ये आप तो फंस गई है। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है राज्यसभा के आंकड़ों में, और वो है बीजेडी की। बीजेडी के पास 9 सांसद हैं। माना यह जा रहा है कि बीजू जनता दल जो कि नवीन पटनायक साहब की पार्टी है, जो कि अमूमन बीजेपी का साथ देती है वोटिंग के समय पर, वो शायद इस ऑर्डिनेंस पर साथ ना दे, पर वो ये कोशिश कर सकते हैं कि वो एब्सटेन कर जाए। इसी तरीके से शिवसेना के 3 सांसद हैं, उनका रुख पता ही नहीं है कि अजीत पवार के साथ है कि शरद पवार के साथ है। वो क्या करेंगे उस पर भी निर्भर करेगा। लेकिन ये जो आंकड़े मैंने आपके सामने दिखाया, जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए बहुत ज्यादा होंगे। क्या कुछ होने वाला है, सांसद क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो बहुमत का आदर होता है, वो बहुमत हमारे साथ है पूरी तरीके से, इसमें कहीं दो मत नहीं है किसी प्रकार से जी। हाँ। और आप कॉन्फिडेंट है ये पास करा लेंगे? एकदम पूर्णतः हमारा विश्वास है कि 100% जितना सूर्य और चंद्रमा अटल हैं, इसी तरीके से ये बहुमत भी अटल है, निश्चित तौर से पास होगा। चुनी हुई सरकार के संवैधानिक अधिकारों को खत्म करना चाहती है। पूरा विश्वास है हमें कि सरकार इस बिल पे हारेगी, और यहाँ से हार जो शुरुआत होगी वो 2024 के इलेक्शन तक जाएगी। जैसे बीजू जनता दल है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी बिल को पारित कराने के दौरान। क्या इनकी आत्मा भी, जब लोकतंत्र की बात देखेंगे, लोकतंत्र की हत्या होते देखेंगे, तो इस बिल के विपक्ष के अंदर हमारे साथ खड़े हो। See, our party leader, Mr. M.K. Stalin, has already declared that we will vote against the ordinance. And we are in support of the incumbent Delhi government. Because this ordinance and the bill that is to replace the ordinance takes away the sole powers of a elected state government. तो इन तमाम सांसदों की बात सुनने के बाद ये बात कही जा सकती है कि अरविंद केजरीवाल की मेहनत पर शायद पानी फिर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पानी फिर रहा है, आपको याद दिलाते हैं अरविंद केजरीवाल ने जिस ऑर्डिनेंस के खिलाफ माहौल बनाने के लिए देश भर में दौरे किए थे। कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हम दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समर्थन पाने के लिए पहले हैदराबाद गए, तेलंगाना गए, वहाँ पर बीआरएस से मुलाकात की, उसके बाद लेफ्ट के नेताओं के साथ मुलाकात करते अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बाहर निकलते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, वहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी से बात करते हैं, उनका समर्थन चाहिए, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल उसके बाद मिलते हैं शरद पवार से भी, उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी पर दबाव डालते हैं, वो टीडी पर दबाव डालते हैं कि भाई हमारा समर्थन करना। मिलते बहुत से लोग हैं उनसे, पर ये मुलाकात क्या फलीभूत हो पाएगी कि वो ऑर्डिनेंस के फेवर में आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करें, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि जिस तरह का फॉर्मेशन इंडिया का बन गया है, नया गठबंधन बन गया है, उसमें टीडीपी नहीं है, उसमें जेडीएस नहीं है, उसमें वाईएसआरसीपी नहीं है, उसमें मायावती नहीं है, और यही पार्टियां की फैक्टर होंगी इस पूरे खेल में, इस ऑर्डिनेंस के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए।
तो आखिरकार ये ऑर्डिनेंस है क्या और क्यों इस ऑर्डिनेंस को लेकर इतना ज्यादा पॉजिटिव है आम आदमी पार्टी की? दरअसल ये वो बोलती है कि लोकतंत्र पर हमला है, चुनी हुई सरकार के अधिकारों को कर्टेल किया जा रहा है इस ऑर्डिनेंस को, इस अध्यादेश को लाकर, जिसको अब लोकसभा से राज्यसभा से पास कराने की कोशिश में बीजेपी सरकार लगी हुई है। ऑर्डिनेंस आपको बताते हैं, केंद्र सरकार ने नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी बना दी है। इस अथॉरिटी के पास ही दिल्ली को चलाने के, दिल्ली के बाबुओं के अधिकारियों के ट्रांसफर करने के अधिकार हैं। इस अथॉरिटी में, इस प्राधिकरण में 3 मेंबर रखे गए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो कि इस ऑर्डिनेंस का हिस्सा है कि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और गृह सचिव इसके 3 मेंबर सदस्य होंगे और बहुमत से यह अथॉरिटी फैसला करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई 2 लोग एक तरफ हो जाएंगे तो तीसरे की बात को ओवरकास्ट कर सकते हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री को लग रहा है कि उनके पावर्स को कर्टेल कर दिया जाएगा, बहुमत की बात मानी जाएगी। जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है अधिकारियों के, चाहे वो ग्रुप ए के हों, डेनिक्स के हों, इनका सिफारिश ये अथॉरिटी ही करेगी, यानी ये अथॉरिटी जिसका सिफारिश करेगी उन्हीं के ट्रांसफर पोस्टिंग हो पाएंगे। अब मुख्यमंत्री के पास से ये अधिकार चला जाएगा इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक, जो कि अब संसद में बिल के लिए पास होने के लिए आने वाला है। अगर किसी तरह की असहमति होगी तो उस पर उपराज्यपाल की बात भी मानी जाएगी, यानी उपराज्यपाल के पास इस बिल को लेकर जाया जाएगा और उनकी बात को माना जाएगा। यानी एलजी के पावर को मजबूत किया गया है क्योंकि अथॉरिटी रिपोर्ट करेगी एलजी को। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसीलिए ऑर्डिनेंस के मामले को लेकर मामला फंसा हुआ दिख जाता है। अध्यादेश में धारा 45D भी जुड़ी हुई है। दिल्ली के प्राधिकरण, आयोग आदि का गठन जो होंगे, नियुक्ति आदि जो होंगी, वो राष्ट्रपति के आदेश पर ही की जाएगी। और आइए विस्तार से इस दिल्ली की खबर पर बात करने के बाद अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली से थोड़ा दूर राजस्थान की तरफ, जहां पर आज बहुत चुनावी सरगर्मी थी। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर राजस्थान पहुंचे। ये 7वां दौरा इस साल का उनका। बहुत तेजी से राजस्थान जा रहे हैं। हम सब जानते हैं राजस्थान में चुनाव है और आज उन्होंने चुनावी बिसात तो बिछाई, कुछ घोषणाएं भी की जिससे आम जनता को, राजस्थान के वोटर को मदद देने की वादे करते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दिए। क्या कहा, आइए पहले वो सुन लेते हैं। आज ही देश के किसानों के लिए एक नया यूरिया गोल्ड भी शुरू किया गया है। इनके अलावा राजस्थान के अलग अलग शहरों को नए मेडिकल कॉलेज और एकलव्य मॉडल स्कूल का उपहार भी मिला है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन दिलचस्प बात हुई चुनावी नोकझोंक पर। आज सुबह से ही पहले अशोक गहलोत साहब ट्वीट करते हैं, उसका जवाब पीएमओ देता है, फिर गहलोत साहब ट्वीट करते हैं, फिर प्रधानमंत्री अपनी रैली में पहुंचते हैं और वहां पर क्योंकि ये कहा गया गहलोत साहब की तरफ से कि उनके जो समय दिया गया था भाषण देने का वो कर्टेल कर दिया गया, वो मना कर दिया गया, इसलिए वो रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया कि आपके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम चाहते हैं कि आप आइए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए, आपका स्वागत है। लेकिन जब चुनावी रैली हुई तो प्रधानमंत्री ने, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आ रहा है, उन्होंने उल्टा पलटकर सवाल खड़ा कर दिया विपक्ष की ओर पर। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर कहीं पर महिलाओं पर एट्रोसिटी हो रही है, उन्होंने राजस्थान का नाम लिया कि राजस्थान अब और नहीं सहने वाला है। इसके साथ साथ उस लाल डायरी का जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया जिसको लेकर राजेंद्र गुडा हमला कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर। अशोक गहलोत ने लाल डायरी का जवाब लाल टमाटर की बातों का जिक्र करके किया है। आइए सुनते हैं। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, राजस्थान की लाल डायरी। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही
बोलती बंद हो रही है। असली लूट तो आपने लाल सिलेंडर को 11,500 रुपये का करके मचा रखी है। लूट मचा रखी उन्होंने लाल सिलेंडर को। सिलेंडर का रंग लाल है, वो डायरी का रंग लाल बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ असली तो ये है आपके सामने। मैंने सुना लाल टमाटर जो है वो 150 किलो रुपये हो गया है। लूट उन्होंने मचा रखी है, वो लाल टमाटर है। प्रधानमंत्री जी को बजाय लाल डायरी की बात करनी, जो कपोल कल्पित डायरी है, कोई डायरी है ही नहीं थी, उसको लेकर राजनीति हो रही है। उसके बजाय तो उनको चाहिए असलियत पे आए, लाल टमाटर लाल है। और महंगाई की मार से आमदनी जो खत्म हो रही है तो गुस्से में लोगों का चेहरा लाल हो गया है, उसकी बात करते भाई कैसे मैं इनको राहत दिलाऊं, वो बात नहीं करेंगे। चुनाव आ रहे इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता आज सिग्नल दे चुकी है। सीकर के अंदर तो जनता समझ गई है और आने वाले वक्त में उनको लाल झंडी दिखा दी जाएगी। राजस्थान में लाल डायरी है, लाल टमाटर है, लाल मांस भी होता है और पूरा चुनावी माहौल तो इस वक्त लालम लाल दिखाई दे रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि चिंता पैदा करती है और वो खबर है हिंदुस्तान के IITs और IIM से आई हुई। ये सरकारी आंकड़े जिसका जिक्र अब मैं आपके सामने करना जा रहा हूँ। पिछले 5 सालों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दूसरे अल्पसंख्यक समूह के कुल 25,593 छात्र केंद्रीय विश्वविद्यालयों और IIT से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर बाहर निकल गए हैं। ये जानकारी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने संसद में दी है। ये चिंता पैदा करती है कि क्यों IIT और IIM के बच्चे और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बच्चे, खासकर SC, ST, OBC के, वो ड्रॉप आउट ले रहे हैं। आंकड़े आपके सामने हैं। 2019 में 4,926 छात्रों ने ड्रॉप आउट लिया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से। 2020 में आंकड़ा बढ़कर 5,410 हो गया। 2021 में 4,156 लोगों ने ड्रॉप आउट लिया। 2022 में 2,962, यानी ड्रॉप आउट लगातार बढ़ता जा रहा है SC, ST और OBCs का। ये सरकारी आंकड़े हैं, इसको याद रखिएगा। IITs के आंकड़े भी हमारे पास हैं जो कि सरकार ने देश को दिए हैं, देश को बताए हैं। उनका आंकड़ा देखिए। IITs की अगर बात करें तो IIT में भी इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझेंगे कि कितना कुछ हो रहा है। 1510 छात्रों ने 2019 में ड्रॉप आउट लिया। 2020 में ये संख्या बढ़कर 2152 हो गई। 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 2411 हो गया और 2022 में ये 1746 पर चला गया। 2023 में अब तक 300 छात्र IIT से ड्रॉप आउट ले चुके हैं, जो कि परेशान करने की बात हमको दिखाई देती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि ये ड्रॉप आउट ना हो, एक ठोस नीति बने ताकि इन छात्रों को रोका जा सके इन बड़े और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में। अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने के बाद आपको बताएंगे जब लौट कर आएंगे आखिरकार क्यों ED के मामले को लेकर फटकार पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार को। विस्तार भी हुआ, फटकार भी। ब्रेक के उस पार। और हम भारत के लोग में बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में आज संजय मिश्रा साहब जो कि ED के डायरेक्टर हैं, उनको विस्तार मिल गया। 15 सितंबर तक अब वो अपने पद पर रह सकते हैं। हालांकि सरकार 15 अक्टूबर की प्ली लेके गई थी, लेकिन आज सरकारी वकीलों को जमकर फटकार भी लगी है। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग के दौरान कहा कि क्या एक ही बड़ा अधिकारी रह गया आपके पास? आखिरकार क्यों और अधिकारियों की कमी है क्या? क्यों कोई और ऑफिसर नहीं है जिसके पास ये जिम्मेदारी दी जा सकती है? लेकिन इसके बाद 3 सदस्यीय बेंच ने इजाजत दे दी संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाने की। पहले ये मियाद 31 जुलाई की कोर्ट ने तय की थी। और हम भारत के लोग में हम कार्यक्रम के लास्ट में आपको आज की तस्वीर दिखाएंगे, वीडियो ऑफ द डे। आज जो वीडियो ऑफ द डे है वो है संसद में हुआ ये काले वेश में विरोध। तमाम विरोधी सांसद मणिपुर की बात को लेकर काले कपड़ों में थे।